मुक्ति एक जन और लेट से परेशान कर ले रहे हो ये सर टाइम लिए परेशान दिक्कत ये रहेगी देख रही है रहा जो मकान मालिक क्या है ओकर मौसी रहा वहाँ नेवासा पे ओकरा के बैंक नहीं है तो लड़की और माई दोनों जने सर्विस में बाटे हम पसंद नहीं करते हैं कि यहाँ रहते हैं हमारा ही हो जाए चाहते हैं। गुड मॉर्निंग। जय हिंद। कल हम लोग टैक्स वसूलने का कुछ सिस्टम देख रहे थे कि अंग्रेज जो टैक्स वसूल रहे थे वो कैसे वसूल रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हमने दो देख लिए थे। एक कौन सा था, इजारेदारी सिस्टम, और दूसरा कौन सा था, परमानेंट सेटलमेंट, है ना। यही दोनों बातें की थी हम लोगों ने। इजारेदारी में क्या होता था कि जमीन का ऑक्शन होता था, जो जितनी ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा उसको मिल जाता था और 5 साल के लिए वो टैक्स वसूल सकता था। परमानेंट सेटल में क्या था कि जो जमींदार थे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया अंग्रेजों ने और उनसे कहा कि I don't see congratulation in your contacts. Who do you want to send it to? Who do you want to? तो उसमें क्या हुआ कि एक फिक्स रेवेन्यू तय किया गया कि जमींदार जो है अंग्रेजों को एक फिक्स रेवेन्यू देंगे, ठीक है। Who do you want to send it to?
तो इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट हुआ, जिससे फिक्स रेवेन्यू देना था अंग्रेजों को, और ये काम करना था फिक्स डेट की सनसेट से पहले, सूर्यास्त से पहले, नहीं तो वो जो जमीन है जमींदारों की वो भी अंग्रेज छीन सकते थे। इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत किसानों को हुई, क्योंकि उनके लिए ज्यादा कुछ बचता ही नहीं था, या तो वो जमींदार रख लेते थे या तो फिर अंग्रेजों को दे देते, ये चीजें चला करती थी। इसके बाद क्या हुआ, ये बात चल रही है 1793 की। भाई जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट है वो 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, और 1772 जब वॉरेन हेस्टिंग था तब उसने लगाया था आपका इजारेदारी। फिर एक आया वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 1798 में गवर्नर जनरल बन के भारत आया था 1798 में, ठीक है। तो 1798 में लॉर्ड वेलेजली आया। अब लॉर्ड वेलेजली ने देखा कि ये सिस्टम जो चल रहा है, दिक्कतें तो हैं इसमें भी, और परमानेंट वाला जो है वो उसने कोशिश किया कि मद्रास की तरफ परमानेंट सिस्टम लगाया जाए। मतलब उसने ये कोशिश किया कि जो परमानेंट सेटलमेंट उत्तर की तरफ चल रहा है, आपको हमने कल बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले कहां लगा था, तो वो पहले यहां लागू हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। तो 1798 में जब लॉर्ड वेलेजली आया तो उसने कहा कि साउथ की तरफ मद्रास वाले कुछ एरिया में वो लगाना चाहता था परमानेंट सेटलमेंट को। लेकिन दिक्कत वहां पर ये आई कि वहां पे जमींदार नहीं थे। अब जैसे परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, अगर आपको हमने पीछे पढ़ाया कि परमानेंट सेटलमेंट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किससे कोलैबोरेशन करती थी या किससे पैसा लेती थी, जमींदारों से, और जमींदार किसानों से। लेकिन उधर मद्रास साइड में जमींदार थे ही नहीं, जमींदार वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह दिक्कत आ रही थी कि फिर पैसा किससे ले या किसको हम अपॉइंट करें जो टैक्स वसूले, जब जमींदार है ही नहीं। तो लोगों ने ढूंढा किसी को कि कोई मिल जाए। तो साउथ में उस समय एक दूसरे लोग चला करते थे, जमींदार नहीं थे लेकिन उन्हीं के बराबर एक थे, पॉलीगर कहा जाता था, पॉलीगर। बट वो जमींदार टाइप के नहीं थे, पॉलीगर होते थे, वो भू राजस्व वसूला करते थे, पॉलीगर नाम के। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इन पॉलीगर को ही हम लोग यहां अपॉइंट कर देते हैं। जैसे जमींदार वहां पर उत्तर की तरफ है, नॉर्थ साइड में, बंगाल, बिहार वगैरह में, तो उसी तरह साउथ में, मद्रास में पॉलीगर हैं, इनको हम लोग जमींदार का दर्जा दे देंगे और यही टैक्स वसूला करेंगे, पॉलीगर नाम के। अच्छा, पॉलीगर कौन थे? जब विजयनगर साम्राज्य था आपका साउथ में, तो विजयनगर साम्राज्य में जब कृष्णदेव राय हैं, राजा कृष्णदेव राय, तो राजा कृष्णदेव राय ने अपने पूरे विजयनगर को कुछ प्रांतों में बांट रखा था, प्रोविंसेस में। उस प्रोविंसेस में को उन्होंने सूबों में बांट रखा था, छोटे छोटे। तो जो प्रांत थे या जो उनके सूबे थे, उस पे एक अधिकारी हुआ करता था, नायक, नायक नाम का अधिकारी होता था, और नायक के नीचे होते थे पॉलीगर। ये ठीक वैसा ही था जैसे मुगलों के समय में जमींदार के ऊपर दीवान होते थे, और दीवान मुगल शासक को देते थे पैसा, और दीवान किससे इकट्ठा करते थे? जमींदार से। जमींदार किससे करते थे? किसान से। तो यहां भी यही था विजयनगर में, किसानों से जो लेते थे वो लेते थे पॉलीगर, और पॉलीगर उस पैसे को भेजते थे नायक के पास, और नायक उस पैसे को भेजते थे विजयनगर के साम्राज्य के पास, सम्राट जो था कृष्णदेव राय समझे। तो पॉलीगर ठीक वैसे ही रोल अदा कर रहे थे जैसे जमींदार हमारे ऊपर रोल अदा कर रहे थे मुगल के साथ। अच्छा, पॉलीगर कई मामले में अलग भी थे, जमींदारों से थोड़े अलग थे। पॉलीगर बहुत शक्तिशाली थे, ये केवल जमींदार टाइप के नहीं थे टैक्स वसूलने वाले। पॉलीगर की अपनी खुद की आर्मी हुआ करती थी, ठीक है ना, काफी धनवान होते थे ये लोग, पावरफुल भी थे। तो अंग्रेजों ने इन लोगों से कहा कि हम आप लोग को अपॉइंट कर देते हैं इधर मद्रास साइड में, और आप लोग टैक्स वसूलो और ब्रिटिश कंपनी को भेजो। पॉलीगर ने मना कर दिया, कहते हम कंपनी को पैसा क्यों दें, हम कंपनी को टैक्स क्यों देंगे। तो यहीं से चीजें गड़बड़ हुई, और फिर जो अंग्रेज हैं वो कहते अगर आप नहीं दोगे तो कोई और देगा पैसा, लेकिन हम तो सोचे कि आप अगर कलेक्ट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
तो पॉलीगर्स ने जब मना कर दिया तो इनके बीच लड़ाई हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉलीगर के बीच, जिसमें पॉलीगर्स की हार हुई और पॉलीगर्स को भागना पड़ा। तो अब कोई मीडिएटर बचा ही नहीं, कोई मीडिएटर ही नहीं बचा। तो अंग्रेजों ने कहा अब हम सीधे किसानों से वसूलेंगे डायरेक्ट, अब कोई मीडिएटर नहीं होगा, मिडल मैन ही नहीं होगा, हम सीधे किसानों से डायरेक्ट टैक्स वसूलेंगे। जैसे कि आप परमानेंट सेटलमेंट में देख रहे हैं तो वहां पर जमींदार है, यहां पर नहीं है, क्योंकि पॉलीगर को बनाने की कोशिश किया था इन लोगों ने, लेकिन पॉलीगर ने विद्रोह कर दिया तो कोई बचा नहीं। तो साउथ की तरफ मद्रास वगैरह के रीजन में अंग्रेजों ने सीधा किसानों से वसूलने का काम किया, द डायरेक्ट टैक्स। किसानों को उस समय रैयत कहा जाता था, मद्रास के साइड किसानों को रैयत बोलते थे, रैयत। इस वजह से इस पूरे सिस्टम को रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया। तो रैयतवाड़ी सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें कोई मिडल मैन नहीं है, जमींदार नहीं है, पॉलीगर नहीं है, ये लोग नहीं है, कंपनी सीधे किसानों से वसूल रही है डायरेक्ट, आप सब लोग सीधा पैसा कंपनी को देंगे, ये है रैयतवाड़ी सिस्टम। और रैयतवाड़ी क्यों पड़ा था नाम? क्योंकि वहां के किसानों को रैयत कहा जाता था, जो फसल उगाते थे, खेतों पे जो काम करते थे, उनको रैयत नाम बोला जाता था, इसलिए उसको रैयतवाड़ी सिस्टम था। तो ये थोड़ा सा अलग था। इजारेदारी में डायरेक्ट ऑक्शन हो रहा था, जो ज्यादा बोली लगा रहा है उसको मिल रहा है, फिर वो वसूल रहा है। परमानेंट सेटल में जमींदार बीच में है, जमींदार किसान से वसूल रहे हैं और फिर जमींदार जो है ब्रिटिश कंपनी को दे रहे हैं। लेकिन रैयतवाड़ी में कंपनी सीधे रैयत से वसूलेगी, यानी किसानों से वसूलेगी, ये है रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि अगर इस तरह से वसूलेंगे तो बहुत ज्यादा वसूलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो रैयतवाड़ी के बारे में आपको क्लियर हुआ और हमने समझा दिया कि रैयत मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए आप लोग, रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी इसलिए पड़ा है क्योंकि रैयत किसानों का नाम, मतलब किसानों को रैयत कहा जाता था साउथ में, इस वजह से ये नाम पड़ा है रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो अब जहां तक हमें लगता है रैयत के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, तो आपको समझ में आएगा क्या हुआ। लॉर्ड वेलेजली 1798 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। लॉर्ड वेलेजली 1798 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली ने कहा परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को मद्रास में भी लागू करना चाहिए। बट इसके लिए जमींदार जरूरत थी, जो कि मद्रास की तरफ नहीं थे। मद्रास की तरफ पॉलीगर्स थे, इसलिए कंपनी ने पॉलीगर्स को जमींदार का दर्जा दिया और
टैक्स वसूलने के लिए कहा। ठीक है, टैक्स वसूलने का है। पॉलीगर्स कौन थे, तो हम पॉलीगर्स के बारे में आपको बता देते हैं। पॉलीगर्स कौन थे समझिएगा, पॉलीगर कौन थे। कृष्णदेवराय के समय साम्राज्य तीन मेन प्रांतों में बटा था। तीन मेन प्रांतों में बटा था। मदुरै, तंजावुर और जिंजी। और इनको रिपोर्ट करते थे देखो क्या था, अगर हम समझे, हमने आपसे कहा कि लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर आया 1798 में, तो इसने क्या सोचा 1798 में कि मद्रास साइड पे भी एक सिस्टम लगाया जाए टैक्स वसूलने का। तो अब दो सिस्टम पहले से चल रहे थे, या तो वो परमानेंट सेटलमेंट लगाता और या तो वो लगाता आपका इजारेदारी। उसने कहा हम परमानेंट लगाएंगे, लेकिन परमानेंट लगाने के लिए आपको पता है कि जमींदार की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जमींदार तो थे ही नहीं साउथ में, किसको अपॉइंट करें। तो साउथ में थे कौन, पॉलीगर नाम के लोग थे, ये टैक्स वसूला करते थे। तो इन लोगों ने सोचा, लॉर्ड वेलेजली ने, कि पॉलीगर्स को ही हम अपॉइंट कर देंगे और कह देंगे कि आप जमींदार की तरह आप ही लोग हैं और आप लोग टैक्स वसूलिए। आगे की बात हम करते हैं, पहले आप समझते हैं कि पॉलीगर कौन थे। जो विजयनगर साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य को कुछ भागों में बांटा गया था। तीन मेन प्रांत हम देखते हैं, और भी थे लेकिन तीन मेन है। एक मदुरै था, एक तंजावुर था, एक जिंजी था। इसके अलावा भी थे, जैसे कर्नाटक रीजन था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में, उसी में था कर्नाटक रीजन, विजयनगर साम्राज्य में ही आता था। तो वो सब था। तो ये मदुरै, तंजावुर और जिंजी, इसका मेन जो लीडर हुआ करता था, जैसे हमने कहा मदुरै कौन देखेगा, तो नायक एक पद हुआ करता था, तो नायक देखा करते थे। तो मदुरै एक बड़ा क्षेत्र है, तंजावुर एक बड़ा क्षेत्र है, इसमें नायक बैठा करते थे। लेकिन नायक तो अब गांव लेवल पे जाकर के काम करेंगे नहीं भाई, वो तो मेन जगह पे बैठेंगे ना। अब मदुरै का मतलब कि केवल मदुरै नहीं होगा। अब जैसे यूपी का है, तो यूपी मतलब यूपी, अब हेड जो है वो लखनऊ में बैठ रहा है, लेकिन यूपी खाली यूपी नहीं है, यूपी में कितने सारे जिले हैं,
तो अब जो लखनऊ में बैठ रहा है वही जाकर के हर जिले से थोड़ा वसूलेगा, हर जिले में कोई ना कोई तो रखा जाएगा ना। तो उसी तरह से मेन जो हेड होता था वो नायक होता था, लेकिन इसके अंडर में कई सारे पॉलीगर काम करते थे। जैसे जमींदार समझ लो, एक तरह से जमींदार समझ लो आप, क्योंकि साउथ का टर्म है, हम नॉर्थ की तरफ हम लोग अलग शब्द यूज करते हैं, तो हम लोग की तरफ जमींदार शब्द यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉलीगर हुआ करते थे उधर। तो सारे पॉलीगर किसको रिपोर्ट करते थे? नायक को रिपोर्ट करते थे। इसका मतलब पॉलीगर टैक्स वसूलते थे और ये टैक्स अपने पास कुछ रख करके बचा हुआ टैक्स नायक को दे देते थे, और नायक से होते हुए ये टैक्स कहां चला जाता था? कृष्णदेवराय को चला जाता था। यहां से भी पॉलीगर ने टैक्स वसूला और तंजावुर के नायक को दिया, नायक ने ये टैक्स दे दिया कृष्णदेवराय को। यहां से पॉलीगर ने टैक्स वसूला, नायक को दिया, और यहां से होते हुए वो पहुंचे कृष्णदेवराय को। ऐसे चला करता था। तो जितने भी ये रीजन बटे हुए थे, इनमें पॉलीगर रखे गए थे अलग अलग क्षेत्रों में। वो पॉलीगर वसूलते थे और नायक को देते थे। नायक, हर एक क्षेत्र का नायक उसको टैक्स को कृष्णदेवराय को पहुंचा देता। तो इसीलिए अंग्रेजों ने सोचा कि हम सीधे पॉलीगर से क्यों ना बात करें, क्योंकि यही तो टैक्स वसूल रहे हैं, यही तो सीधे जुड़े हुए हैं किसानों से। इसलिए कंपनी ने सोचा कि हम सीधे पॉलीगर से बात करें। ठीक है, तो पॉलीगर्स ने मना कर दिया। अब सबसे बड़ी बात क्या थी ना, पॉलीगर्स राजी नहीं हुए। जब इन लोगों ने ये कहा कि आपको हम दे रहे हैं जमींदार का दर्जा और आप टैक्स वसूलिए, पॉलीगर्स ने मना कर दिया। क्यों? पॉलीगर्स काफी शक्तिशाली थे। देखो पॉलीगर्स क्या थे, अब ये पॉलीगर जो थे ना काफी हद तक स्वतंत्र थे, काफी हद तक स्वतंत्र थे। कहने का मतलब इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुलामों वाला रूल नहीं था। हाँ, ये अलग था कि स्वाधीन, ये जो कृष्णदेव राय हैं उनको राजा मानते थे, वो अलग बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये बिल्कुल उस तरह से रहे। ये अपने क्षेत्र में स्वतंत्र थे, अपनी तरह से काम करते थे लोग। लेकिन क्योंकि उनको सम्राट मानते थे, इसलिए टैक्स वगैरह उनको पहुंचा दिया जाता था। इनके पास आर्मी हुआ करती थी, इनकी अपनी आर्मी थी, इनकी अपनी आर्मी थी पॉलीगर्स की। तो अब जिसकी आर्मी है तो वो क्यों माने भाई बात? इनके पास किले थे, टैक्स वसूलते थे, ठीक है। भूमि में इन्वेस्ट भी करते थे। अब सब कुछ जब पॉलीगर्स के पास है ही, तो वो किसी को क्यों मानेंगे भाई? और कंपनी आकर के अचानक से कहती है कि नहीं टैक्स हमें दो कलेक्ट करके, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है ना। पॉलीगर्स ने कंपनी की बात मानने से इनकार कर दिया। तो जो ये थे, कंपनी की बात मानने से इनकार कर दिया इन्होंने, ठीक है। हो गया? क्या पॉलीगर क्लियर है सबको? कोई डाउट है पॉलीगर्स में? पॉलीगर में किसी को डाउट है कोई कि पॉलीगर कौन है? नहीं ना? आगे बढ़े, ठीक है। चलो, अब इन्होंने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, युद्ध तो होगा। युद्ध शुरू, जिस वजह से कंपनी और पॉलीगर्स के बीच युद्ध शुरू हो गया। 1795 से 1799 तक चलता रहा। लगभग ये चलता ही रहा, ठीक है। पॉलीगर्स के लीडर कट्टा बोमन
नायकन थे। पोलिगर्स की हार हुई और कोट्टाबोमन जंगल में छुप गए। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों ने एक न्यू सिस्टम शुरू किया जिसमें टैक्स सीधे कल्टीवेटर से वसूला जाएगा। और इस सिस्टम को रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया। इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। ठीक है, क्योंकि जिनसे टैक्स वसूला जाता था उन्हें रैयत कहा जाता था। उन्हें रैयत कहा जाता था। उन्हें रैयत कहा जाता था। ठीक है, इस व्यवस्था में रैयत को उस जमीन का मालिक मान लिया गया जहां ये फसल उगाते थे। इन्हें जमींदारों वाले सारे अधिकार दे दिए गए। जमींदारों वाले सारे अधिकार इन्हें दे दिए गए। जमीन का बड़े लेवल पर सर्वे होता था जमीन का बड़े लेवल पर सर्वे होता था और इस आधार तय होता था कि रैयत को कितना टैक्स देना होगा। कितना टैक्स देना होगा। यह टैक्स
उपज का 50% तक होता था। एनुअल सेटलमेंट था, प्रत्येक वर्ष। नोट करिए। हाँ, पूजा गुप्ता आज का छूट गया, थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए। हो गया। कल्टीवेटर को ही रैयत कहते हैं। हाँ, जो फसल उगाते थे उन्हीं को रैयत कहा जाता था। जो फसल उगाते थे, जैसे किसान कह लो, जो किसान जो फसल उगा रहा है अपने उस पर, उसी को रैयत कहा जाता था। तो अब साउथ है ना, तो साउथ के शब्द अलग थे, अब हम लोग की तरफ शब्द अलग है। तो रैयत समझ में आ गया होगा, हमने आपको बताया, रैयत क्लियर हो गया। रैयत क्या था, मतलब रैयत बहुत सिंपल सा था कि इसमें जो रैयत होते थे, रैयत वाली सिस्टम, मतलब अब डायरेक्ट समझ में आ गया कि कौन थे। जैसे मद्रास का जो क्षेत्र था साउथ वाला, वहां पर जो जमीनों पे खेती किया करते थे, जो फसल उगाते थे, उनको रैयत कहते थे। और इन रैयत ये जो थे, इनसे अंग्रेज सीधे वसूलते थे, मतलब डायरेक्ट उन्हीं से जो उत्पादन कर रहे हैं। बीच में कोई मिडल मैन नहीं है, मतलब जमींदार वगैरह नहीं है। आपने देखा कि जमींदार तो थे ही नहीं, पॉलीगर थे। पॉलीगर ने तो मना कर दिया था, उनसे युद्ध हुआ, जिस वजह से इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो इन लोगों ने सीधा रैयत से किया। तो अब ये लोग क्या करते थे, जाते थे लैंड सर्वे करते थे पूरा, जिसपे वो लोग खेती किया करते थे रैयत, उसका सर्वे कराते थे। और जैसे ये पता करते थे कि हर साल इस पर कितना उत्पादन होता है, इस पूरी जमीन पर। मान लो एक के पास 2 बीघे जमीन है, तो एक अनुमान लगाते थे कि इसमें प्रत्येक साल में इतना फसल उत्पादन हो जाएगा। तो इस हिसाब से वो पहले लैंड का पूरा सर्वे कराते थे, जिससे उनको एक आइडिया मिल जाता था कि हर साल इतनी फसल इस पे हो सकती है। तो उन लोगों ने ये कह दिया कि जितना भी इसमें होगा उसका 50% आपको टैक्स देना होगा। उन रैयत से ये कहा कि आप उत्पादन करिए, लेकिन हर साल हमें चाहिए प्रत्येक वर्ष। और हर साल में आप जितना भी उपज करेंगे उसका 50% कंपनी को देना होगा, बाकी 50% आप रख लीजिए।
लेकिन 50% कंपनी को भेजते रहिए। और क्योंकि ये डायरेक्ट रैयत से वसूला जाता था, किसानों से ही, इसलिए इसको रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया था। और इसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू करने का श्रेय लॉर्ड वेलेजली को जाता है। किसको जाता है? वेलेजली को तो खैर नहीं जाएगा, क्योंकि असल में क्या है ना, इसने वेलेजली नहीं होगा। रीजन, इसने एक मतलब कोशिश किया था कि यहां पर कौन सा लगाया जाए। इसने बस ये बोला था, लॉर्ड वेलेजली ने क्या बोला था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को लागू करने के लिए बोला था। इस चीज को बोला था कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को मद्रास में लागू किया जाए, ये लागू करवाना चाहता था। लेकिन धीरे 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 करके ये सिस्टम चल नहीं पा रहा था। कुछ क्षेत्रों में लगाया था इन लोगों ने, ऐसा नहीं है, कुछ क्षेत्रों में लॉर्ड वेलेजली ने परमानेंट सेटलमेंट लगाया था, लेकिन वो फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया? क्योंकि वहां पर कोई है नहीं, तो हम करेंगे किसके साथ कोलैबोरेशन, किससे कहेंगे कि पैसा लो। तो रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू करने का श्रेय किसी और को जाएगा अंग्रेजों में। वो एक व्यक्ति है, आपको अगर हम बताएं तो रीड नाम का एक व्यक्ति है, रीड नाम का एक अंग्रेज है, उसको अलेक्जेंडर रीड कहा जाता था। एक जगह थी वहां पर मद्रास के पास, उसका नाम था 12 महल नाम का, बहुत छोटा क्षेत्र था, 12 महल नाम का। उस 12 महल में सबसे पहले रीड ने चालू करवाया था ये सिस्टम। 12 महल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले मतलब शुरू कराने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है रीड को, अलेक्जेंडर रीड है अंग्रेज उस समय, और उसने इसको 12 महल में शुरू किया था, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर, क्योंकि 12 महल बहुत छोटी जगह थी। जब यह तय हो गया कि अब पूरे मद्रास में रैयतवाड़ी सिस्टम ही लगेगा, जब यह तय हो गया कि अब परमानेंट सेटलमेंट नहीं लगेगा, पूरा रैयतवाड़ी ही चलेगा, तब इसको बड़े लेवल पे जो लगाया है वो थॉमस मुनरो ने लगाया है, बड़े लेवल पर, मतलब पूरे मद्रास में। अब दो तरह से क्वेश्चन है, अगर ये पूछा जाता है कि सबसे पहले इसको शुरू करने का श्रेय किसको है और कहां से है, तो आप कहेंगे श्रेय है रीड को, अलेक्जेंडर, कर्नल अलेक्जेंडर रीड, 12 महल से शुरू किया, जो साउथ में ही है आपका। लेकिन बड़े लेवल पे इसको लागू करने का श्रेय किसको है? तो वो है थॉमस मुनरो। ठीक है ना? तो ये हम लोग देखते हैं अंग्रेजों वाला। अरे शेर खान वाला नहीं है भाई, बार बार तुम शेर खान कर रहे हो। शेर खान में वो डायरेक्टर नहीं वसूलते थे, उनके ऊपर अधिकारी थे। तो इस तरह से हमने देखा रैयत। क्या रैयत क्लियर हुआ सबको? सही है, अंतर क्लियर हो गया तीनों में, इजारेदारी में, परमानेंट सेटलमेंट में, और तीसरा हमारा रैयतवाड़ी में। इजारेदारी में क्या होगा? थॉमस मुनरो आज तक जिंदा है क्या सर? अरे खत्म आदमी प्रवीण। कब की बात चल रही है? 1798 की बात चल रही है। कै साल जिएगा? 200 साल जिएगा थॉमस मुनरो? तुम्हारे मन में आया कैसे ये सब? थॉमस मुनरो ने 1820 के आसपास लागू किया था, 1820। ठीक है। आपने बताया था जहांगीर के समय आया था थॉमस मुनरो। अरे वो अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है। तुम लोग या कुछ भी करते हो। अब हम कहें शाहजहां के नाम के थे तो शाहजहां अब उपाधि कई ले लेते थे। हम कहें विक्रमादित्य 14 के हुए थे, तो सब जिंदा थोड़ा, अलग अलग व्यक्ति है ना, बस उपाधि लेते जा रहे। तो नाम रखने में कौन सा है भाई? जेम्स तो कोई भी नाम रख लेगा, मर गया जेम्स, अगले आने वाले कहते नहीं हम जेम्स ही रखेंगे। अरे क्या सोनू तुम्हारा नाम है तो तुम अकेले हो दुनिया में सोनू? तुम ही सोनू हो? अरे लाखों सोनू मिल जाएंगे, एक बार सर्च करके देखो, खाली सोनू में सोनू मिलेंगे पूरे। तो यहां पर ये चीजें समझ में आई। चलो एक पॉइंट इसमें लिख लो, थोड़ा सा कुछ लिख दे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। रैयतवाड़ी सिस्टम
छोटे लेवल पर अलेक्जेंडर रीड ने 12 महल शुरू किया था। ठीक है, बड़े लेवल पर इस सिस्टम को थॉमस मुनरो ने इंप्लीमेंट किया। थॉमस मुनरो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। चलिए जल्दी से हमें एक लाइन में टाइप करके बताइए कि रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था। जल्दी से एक लाइन में टाइप करके बताइए रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था। ये वीडियो ऑफ क्यों है आप लोग के हैं? सर तो देखेंगे नहीं, पढ़ा रहे हैं सर, ऑफ कर लेते हैं। जो ट्रेन में है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तुम लोग को हटा देते हैं, 2-4 को हम बाहर ही कर दें, है ना। 2-4 को हम बाहर ही कर दें, तुम लोग को कोई मतलब नहीं है। और तुम लोग को ब्लॉक क्या कर दे, तुम क्लासे न कर पाओ, तभी तुम लोग सुधरोगे। किसको हटाएं, सिलेक्ट करते हैं 2-3 लोगों को। द इंजीनियर्स को हटा देते हैं, ठीक है। आएंगे सर, द इंजीनियर तो खुद ही पढ़ा रहे हैं। तो क्या था ये आपका डायरेक्ट टैक्स वसूला जाता था किनसे? रैयत से। रैयत कौन थे वहां? साउथ में किसान थे, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू करने का श्रेय सबसे पहले किसको था? रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू करने का श्रेय सबसे पहले किसको था? रीड को, कैप्टन रीड को, अलेक्जेंडर रीड को। कहां से शुरू हुआ था? कहां से शुरू हुआ था? 12 महल से। 12 महल ये साउथ में पड़ता था। और बड़े लेवल पर किसने लगाया? बड़े लेवल पर किसने लगाया? थॉमस मुनरो ने 20 में, ठीक है। 1820 में। भूपेंद्र, बबीता, कांक्षा, निशांत, आदर्श, सूरज, अवधेश, विशाल, दिलीप, प्रवीण, मनीष, अमर,
सब ऑफ है। ये तो खैर तो रेगुलर वाले हैं, अभी आज बंद किए हैं। मनीष, प्रवीण, प्रवीण कौन है भाई? और अवधेश, अच्छा अवधेश तो वही है। सूरज प्रताप, अमर, ओके। अच्छा, एक गवर्नर वर्सेस गवर्नर बता दीजिए, थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है, गले में अटक जाएगा। समझ गए? गला बहुत छोटा है तुम्हारा, थोड़ा थोड़ा खाने की कोशिश करो। चलिए, फेल रहा दिस सिस्टम, दिक्कत हो गई इसमें भी। क्यों? ये भी बहुत नहीं चला, रैयतवाड़ी क्यों नहीं चला? देखो, एक तो और दिक्कत आई कि 50% तो ये टैक्स था वो थे ही। भ्रष्टाचार कहां पर हुआ? भ्रष्टाचार हुआ लैंड के सर्वे में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया चल रहा था, चल तो रहा था, 30 सालों तक चला ये सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम लगभग 30 सालों तक चला, अब सब कुछ ठीक चल रहा था। इसमें भ्रष्टाचार कहां देखने को मिला? सर्वे में, लैंड सर्वे में। क्यों? क्योंकि रैयत से जो टैक्स वसूलना था वो इस बात पर निर्भर करता था कि जो जमीन की पैमाइश करनी है, जब हम जाएंगे किसी अधिकारी को भेजेंगे वहां कि जाओ देखो इस रैयत के पास कितनी जमीन है, भ्रष्टाचार यहीं से हुआ। क्लियर है? अब उन्होंने कंपनी को, जो ऊपर के अधिकारी है, उनको बताया कि सर ये इतना है, इतना ज्यादा है, ये समथिंग, या इतना कम करके बता दिया, और ज्यादा वसूल रहे किसान से, वो रैयत से अपने पास सारा पैसा रख रहे हैं, ऊपर भेज ही रहे नहीं रहे कंपनी के पास, वापस वो उत्पादन में भी नहीं लगवा रहे। तो फिर वही दिक्कत आई, जो ऑफिसर थे वही अमीर हो रहे हैं, यही दिक्कतें चल रही हैं। किसान फिर भी मर रहा है, क्योंकि टैक्स तो उसको देना ही देना है, टैक्स उसको देना ही देना है। तो यहां भ्रष्टाचार देखने को मिला जमीन में, जब उसकी पैमाइश हो रही थी, उसका जब सर्वे हो रहा था। चला 30 साल तक लगभग चला, लेकिन ये भी फेल रहा। तब एक नया सिस्टम लाया अंग्रेजों ने, एक और सिस्टम लाया। अब ये चौथा सिस्टम देखो जो चला है, उसको बोलते हैं महालवाड़ी सिस्टम। तो चौथा सिस्टम है महालवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी व्यवस्था। अब एक नया आया, डेटा बचा रहे हैं सर, इवनिंग में एक और क्लास हो गई है, 1.5 GB में 5 क्लास कैसे होगी? अंबानी से कनेक्ट करो भैया, अंबानी को मिलाओ अपनी तरफ। खाली नेता को मिला ले रहे हैं, तुम लोग भी मिलाओ, कुछ तो उनको बताओ, बच्चों पे हम करो। महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी। देखो, शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, महल मतलब यहाँ पे क्या है। गांव को महल कहा जाता था, ये समझ लीजिए। इसलिए इसका नाम है महलवाड़ी। गांव का नाम ही महल कहा जाता था, जैसे गांव होते थे तो उनको महल बोला जाता, महल। इसको महल पढ़ो इस तरह से। तो यहाँ पे वो महल नहीं है जिसमें राजा लोग रहते हैं, ये गांव का शब्द है, गांव को महल कहते थे, इस वजह से महलवाड़ी व्यवस्था है। ठीक है ना? क्या हुआ था, अंग्रेजों को, यानी कि कंपनी को, इलाहाबाद और इसके आसपास के
क्षेत्रों का अधिकार मिल गया था। अधिकार मिल गया था, ठीक है। गंगा जमुना के आसपास के इलाके नॉर्दर्न एरिया, उत्तरी क्षेत्र, भी मिल गए थे। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन क्षेत्रों में किस सिस्टम को लागू किया जाए। अब इनके पास एक ऑप्शन था, देखो अभी आप देख रहे हैं कि रैयतवाड़ी जो रहे हैं, देख रहे हैं इतना दंगा हो रहा है, कुछ करने की कोशिश किए तो अब क्या करना चाहते हैं सर। अबे गधे, हम तुमको दंगा करने के लिए बोले हैं? ये देखो ऐसे ऐसे बिना सिंह के गधे बैठे हैं यहाँ। हम क्या बोले थे तुम्हें? हम यही तो कहे थे कि कंपनी से कहो कि डाटा के लिए, हम दंगा करने के लिए बोले जाओ उनका ऑफिस तोड़ो। एकदम खत्म। ऐसे ऐसे लोग तो हैं, इन्हीं को तो वही है गधे की वो समझना है, बिल्कुल उल्टा ही समझते हैं, दिमाग है उल्टा है। हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उनसे कहो भैया कि कहने का मतलब एक कहावत है, ये कह रहे हैं कि पहुंच ना जाना तुम कि वहां पहुंच गए कि सर नहीं हमको डाटा चाहिए, डाटा चाहिए हैं। इसमें तुम लोग वाकई एकदम खत्म हो यार, दिमाग कुछ बच्चों का तो एकदम गायब है। मतलब इनको इसीलिए हम कुछ सुनाते नहीं है। हम बताए थे ना क्लास में कि हम कुछ सुनाए कुछ बताए तो हमें ही समझाना पड़ता है इसका मतलब क्या है। तो महलवाड़ी सिस्टम जो है, महलवाड़ी व्यवस्था, तो गांव को ही महल कहा जाता था। अब दिक्कत क्या थी कि जो नॉर्थ, अब देखो साउथ में कौन सा सिस्टम चल रहा है, अंबानी का दामाद बन जाए, उसकी एक ही बेटी थी, शादी हो चुकी है, ठीक है, तो दामाद नहीं बन सकते, अब परेशान ना हो, ठीक है। अब बात क्या थी आपकी कि महल जो था वो ये, और इस समय देखो साउथ वाले एरिया में क्या चलता था, साउथ वाले एरिया में रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के पास ये वाला अधिकार भी तो था। इलाहाबाद हमारे इधर का यूपी वाला क्षेत्र था, तो यूपी वाला जो क्षेत्र था, इलाहाबाद और इधर का आसपास का एरिया जो भी था, इधर गांव जो थे ये आसपास के आसपास, इनको महल कहा जाता था, महल, इनको महल कहा जाता था, ये सिस्टम। तो इन लोगों ने सोचा कि इस पे क्या लागू करें, रैयतवाड़ी सिस्टम लागू करें और या फिर हम लागू करें परमानेंट सेटलमेंट, क्या लागू करें। पूछा गया, कंपनी ने आपस में ये डिस्कस किया कि क्या करें। तो एक व्यक्ति था हॉल्ट मैकेंजी नाम का, हॉल्ट मैकेंजी ने कहा ऐसा कोई भी सिस्टम यहां लागू नहीं कर सकते हम, ना हम रैयतवाड़ी लागू कर सकते हैं, ना परमानेंट सेटलमेंट कर सकते हैं, ना। तो कंपनी ने पूछा भाई क्यों, ऐसा क्या है। तो हॉल्ट मैकेंजी ने समझाया कि सर ये जो एरिया है ना, जो इलाहाबाद का एरिया है या इधर है, तो किसी की पर्टिकुलर जमीन नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई किसान का, एक पर्टिकुलर किसान की जमीन नहीं है कि वो उसका मालिक है। इन एरिया में क्या होता था, अब आज की बात नहीं कर रहा, उस समय की बात कर रहे हैं, तो इधर के एरिया में क्या होता था, गांव की जमीन हुआ करती थी, मतलब किसी व्यक्ति की नहीं होती थी, वो गांव की जमीन होती थी, और उस गांव की जमीन को रेफर करते थे, तो जितने गांव के लोग हुआ करते थे किसान, वो सब मिलकर उस पर खेती किया करते थे एक साथ। मतलब किसी एक व्यक्ति का ये नहीं था कि हमने कहा हाँ तिवारी जी तुम्हारा 1 बीघा जमीन है, हाँ मिश्रा जी तुम्हारा 2 बीघा जमीन है, ऐसे नहीं हुआ करता था। इधर क्या हुआ करता था कि पूरा जो गांव की जमीन मानी जाती थी, पूरी जितनी भी दूर में हुआ करती थी,
हाँ वही जैसे ग्राम सभा मान लो कि ग्राम सभा की जमीन हुआ करती, और गांव के जो लोग हुआ करते थे सब मिलकर उस पर खेती किया करते थे। जितनी उपज होती थी फिर उसको बांटा जाता था सब में। ये ऐसे सिस्टम था इधर का, गंगा के आसपास का जो एरिया था हमारा, जो इलाहाबाद और इस तरफ का एरिया है। तो अब जब कोई पर्टिकुलर मालिक ही नहीं है तो अंग्रेज सोचे कि जाके बात किससे करें। अब हमारी बात सोचो, रैयतवाड़ी में क्या करना था? रैयतवाड़ी में आपको यह करना था कि आपको जाकर के जो रैयत थे, जो फसल उगाते थे, उनसे बात करनी है। आप पहुंचे किसी के पास, वो कहता भैया हम तो मालिक ही नहीं है। कहते क्यों? कहते सभी मालिक है। भाई मालिक तो सभी हो गए ना, क्योंकि वो ग्राम सभा की जमीन है तो पूरा कोई एक मालिक तो है नहीं उसका। तो अंग्रेज परेशान हो गए, बात किससे करें यार, ये तो जिसके पास जाओ वो कहता है कि सब मालिक है, हम अकेले नहीं है। तो अंग्रेज भी बड़े चतुर, अंग्रेज कहते नहीं बात तो करेंगे किसी न किसी से भाई, क्योंकि टैक्स तो वसूलना ही है, कुछ तो लाएंगे सिस्टम। और जमींदार वाला सिस्टम भी नहीं था इस तरफ एरिया में, जमींदार वसूले। हाँ, गांव का एक प्रतिनिधि हुआ करता था, मतलब पूरे गांव। अब जैसे ग्राम सभा है तो जैसे ग्राम प्रधान है आपका, तो उस समय क्या हुआ करता था कि एक व्यक्ति हुआ करता था, उसे लंबरदार कहते थे, उसको कहते थे लंबरदार, ठीक है। तो इधर के एरिया में क्या होता था, तो गांव का जो पूरा एक साथ मिक्स होकर के होता था, तो उसका एक व्यक्ति हुआ करता था मेन, जो लीडर हुआ करता था, लंबरदार बोलते थे उसे, हेडमैन, जिसको गांव का हेडमैन कहते थे। अब उसको जैसे समझ लो, उनको जैसे आज का तुम लोग जैसे मूवी में ठाकुर दिखाए जाते हैं वो समझ लो, जैसे उनके अधिकार में हुआ करता था। या तो उनको ऐसे समझ लो कि जैसे जमींदार, लेकिन जमींदार वगैरह का सिस्टम नहीं था वो, मतलब उसका भी जमीन नहीं है, वो मालिक नहीं है, वो बस वो नेता है उन लोगों का, वो पूरे ग्राम सभा की जमीन है, यानी कि सब लोग मालिक हैं उसके। ये ऐसे होता था। तो बस ये है कि वो कोई ना कोई लीडर तो रखा पड़ेगा, तो वो एक लीडर हुआ करता था। हाँ वही जैसे चौधरी समझ लो, कई सारी चीजें हैं, चौधरी होते थे, लंबरदार होते थे, ये सब हुआ करते थे। अंग्रेजों ने कहा इन्हीं से बात करेंगे, लंबरदार के पास चलते हैं, क्योंकि लीडर तो है ना, अगर हम इसको बात कर लेते हैं, इससे पता कर लेते हैं, तो वो बाकी लोगों को समझा लेगा, और क्योंकि ये लीडर है तो सब मान लेंगे इसकी बात। तो अब ये लंबरदार वाली व्यवस्था तो कुछ थी ही नहीं रैयतवाड़ी में या इसमें, तो इनको एक नया सिस्टम लाना पड़ा। और क्योंकि गांव को ग्राम सभा नहीं कहते थे, गांव को उस समय हम लोग महल कहा करते थे, उस गांव, पूरे गांव को एक महल कहा जाता था। तो एक प्रकार से जो अंग्रेज है वो किससे बात कर रहे हैं? पूरे गांव से बात कर रहे हैं। भाई लीडर से बात करने का मतलब क्या? किसी मेन चौधरी से बात करने का मतलब कि आप पूरे लीडर से बात कर रहे हैं, और लीडर का मतलब कि वो ग्राम सभा का लीडर है उस पूरे महाल का। इस वजह से इस पूरे सिस्टम को कहा गया महालवाड़ी सिस्टम, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ना होकर के महाल, क्योंकि गांव से रिलेटेड था पूरे। हाँ लेकिन जो मेन व्यक्ति लंबरदार है या चौधरी है, उससे बात किया इन लोगों ने, और वो पूरा नेतृत्व देखता था। तो हुआ बात क्या हुई, अंग्रेज कंपनी ने कहा, लंबरदार के पास पहुंचा, चौधरी के पास, हाँ भाई ऐसा है, हमने सुना है कि पूरा गांव मिलके खेती करता है, कोई मालिक नहीं है। तो लंबरदार कहता हाँ बिल्कुल सही सुने हैं। तो कहते हैं फिर टैक्स कैसे दोगे? टैक्स तो देना होगा, क्योंकि अब ये अधिकार, ये क्षेत्र पूरा तो हम लोगों की कंपनी के अधिकार में आ गया है। आप देखो, आपको बताएं, 1765 की संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद पूरा इलाहाबाद इनके अंग्रेजों के अधिकार में है, बताया था आपको। 1765 की संधि के बाद अवध का पूरा क्षेत्र जो था, इलाहाबाद, माने को कड़ा, सब अंग्रेजों को मिल चुका था। तो उन्होंने कहा भैया देखो, अब नवाब तो आपके रहे नहीं, हम ही हैं जो कुछ हैं, तो टैक्स तो हमें देना होगा कंपनी को। अब कैसे दोगे वो आप लोग समझो, अब हम पूरे गांव के पास तो जा नहीं सकते एक एक आदमी के पास मांगने, तो हम आपके पास आए हैं। तो इन लोगों ने तय किया कि ठीक है, जो गांव पूरा मिलकर के उपज उगाता है उसको तय किया जाएगा कि कितना उपज हो रहा है, जो पूरा गांव उगाता है जमीन पर उसका तय किया जाएगा, और जितना उपज होगा उसके हिसाब से तय करके आपको दे दिया जाएगा, बाकी जो बचेगा हम लोग बांट लेंगे आपस में। अंग्रेजों ने कहा ठीक, बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है, तो हम आपसे आके बात किया करेंगे, मतलब हम किसी और के पास नहीं जाएंगे, आप चौधरी हैं, लंबरदार हैं, हम आपके पास आएंगे, आप सब बता दीजिएगा, इस तरह से होगा। उन्होंने कहा ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी बढ़िया व्यवस्था है, हम कितने बढ़िया तरीके से बता रहे हैं ना, तो मतलब आपको सुन के लग रहा है बड़ा अच्छा है। जी नहीं, आपको पता है ये टैक्स कितना था? 95%, 95%।
पूरा गांव मिलकर के जितना उपज उगाएगा उसका 95% कंपनी को जाएगा, जो 5% बचेगा वो गांव में बटेगा। ये हालत है। तो ये जो सिस्टम लगा रहे हैं ये लोग एकदम बर्बाद करने के लिए, तो ये कोई वो चीज नहीं थी। इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था, कंपनी को किस तरह से मजबूत करे और भारत पे राज करे। और भारत पे राज करने के लिए इनको पैसा चाहिए था। पैसा बाहर से ला नहीं सकते थे ये लोग, कंपनी यहाँ भेजी गई थी, भेजी इसलिए गई थी कि आपको पैसा यहीं से कमाना है, तो कहाँ से लाएंगे? जो अत्याचार किए इन लोगों ने। तो ये था महालवाड़ी सिस्टम। महालवाड़ी जिसका श्रेय जाता है हॉल्ट मैकेंजी, वही अंग्रेज है हॉल्ट मैकेंजी जिसने दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि साहब किससे बात करोगे, तो उसने सुझाव दिया गांव का एक मुखिया है, एक लंबरदार है, चौधरी है, उसी से बात करो, उसको अपने अधिकार में लो, उसको लालच दो ताकि वो बाकी जितने लोग किसान हैं उनसे समझा करके और ले ले। ये है मेन, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है महालवाड़ी सिस्टम। तो महालवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ, गांव को ही महल कहा जाता था, पूरा गांव एक साथ हुआ करता था। तो अंग्रेजों को बहुत सारा क्षेत्र मिल गया था, इन क्षेत्रों में लागू करने के लिए महालवाड़ी सिस्टम किया गया था। चलिए तो अब बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, अब नोट कर लेते हैं क्या हुआ। हॉल्ट मैकेंजी ने, नोट करिए, हॉल्ट मैकेंजी ने कहा ये दोनों सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी यहां लागू नहीं हो सकते। नहीं हो सकते क्योंकि इन एरिया में विलेज कम्युनिटी रहती है। क्योंकि इन एरिया में विलेज कम्युनिटी रहती है। अब विलेज कम्युनिटी कौन है, तो विलेज कम्युनिटी कौन है उसको समझते हैं। गांव की जमीन पर किसी एक किसान का अधिकार नहीं है, इस पर सब मिलकर खेती करते हैं। और जो प्रोड्यूस होता है उसमें सबका शेयर होता है। उसमें सबका शेयर होता है। कंपनी ने कहा फिर किसके साथ सेटलमेंट किया जाए। फिर किसके साथ सेटलमेंट किया जाए, ठीक है, फिर किसके साथ सेटलमेंट किया जाए। हॉल्ट मैकेंजी ने कहा हॉल्ट मैकेंजी ने कहा ये सेटलमेंट गांव के हेडमैन मुखिया से किया जा सकता है। ठीक है, गांव के हेडमैन से किया जा सकता है। विलेज को महाल कहा जाता था।
इसलिए इस सिस्टम को महालवाड़ी सिस्टम कहा गया। महालवाड़ी सिस्टम कहा गया। ठीक है, इस सिस्टम को महालवाड़ी सिस्टम कहा गया। इस व्यवस्था में प्रत्येक गांव का लैंड असेसमेंट होता था और यह तय होता था कि प्रत्येक गांव यानी कि महाल कितना टैक्स पे करेगा, टैक्स पे करेगा। टैक्स बहुत ज्यादा था, 80% to 95%। इस सिस्टम को शुरू करने का श्रेय हॉल्ट मैकेंजी को जाता है। में 1822 में। नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ये 4 सिस्टम हमने आपको बताया जो अंग्रेजों ने लगाए टैक्स वसूलने के लिए, ठीक है ना। और आई होप कि चारों सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर हो गए। जिनका छूटा वो नोट कर लें जब तक। देव पटेल, सौरभ राजकुमार, किशन, सुस्मिता, भावना वर्मा, नवनीत, देवेश, भानु,
अंकित गौरव, नीरज सूर्य प्रताप, कृष्णा, गुलाब, अमन, गुलाब चंद, अमन, कामना, विवेक, ब्रजेश, राजू, बिंदु, रंजीत, विकास, संदीप। हो गया? लिख लिया सबने? दीपक, ममता, शैलेश, हरीश, मृत्युंजय, काजल, शुभम, अवधेश, प्रदीप, श्याम, प्रदीप, अर्चना, प्रियंका, शिव, अवधेश, पूजा, पोको। अभी ये पोको ही खेल रहा है जब तक, देखो छोटे बच्चा बना हुआ है। निशांत, उमेश, अश्वनी, कंदर्प, अजय, फतेह बहादुर, सौरभ, ज्योति, विकेश और हिमांशु। तो 4 सिस्टम हमने बनाया। देखिए रिजल्ट आपको हम देते हैं लास्ट में, खत्म करते हैं इसको। क्या हुआ, लिखना नहीं है, ठीक है। पहला सिस्टम हमने आपको क्या बताया, इजारेदारी सिस्टम। दूसरा सिस्टम हमने क्या बताया आपको, परमानेंट सेटलमेंट। तीसरा कौन सा बताया, रैयतवाड़ी। चौथा हमने कौन सा बताया, महालवाड़ी। ठीक है, ये 4 हमने बताया आपको, बहुत सिंपल था। ये कब लागू किया गया, 1772। किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, ये किसने लागू किया, 1793, लॉर्ड वेलेजली, सॉरी लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था 2 लोगों ने, पहला कर्नल रीड या कैप्टन रीड थे, और दूसरा कौन था, थॉमस मुनरो, 1820। लेकिन पहले रीड ने लागू किया, कहां पर, 12 महल में। और महालवाड़ी सिस्टम, हॉल्ट मैकेंजी, 1822 में। ये शॉर्ट में आपके 4 सिस्टम जो हमने आपको बताए थे। आप बाकी रिवीजन अपना करते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, इजारेदारी में क्या हुआ था, इजारेदारी में ऑक्शन होता था, लैंड का ऑक्शन होता था, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको मिल जाएगा 5 साल के लिए। इसको 5 ईयर सेटलमेंट कहा गया, 5 ईयर सेटलमेंट कहा गया, 5 साल के लिए मिल जाता था, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट में कौन था, परमानेंट सेटलमेंट में ये था कि जमींदार जो रखे गए थे वो कल्टीवेटर या पीजेंट जो उगाते थे फसल, उनसे वो टैक्स वसूलते थे, और वो एक फिक्स रेवेन्यू, एक फिक्स था जो अंग्रेजों को देते थे। परमानेंट सेटलमेंट मतलब एक फिक्स रेवेन्यू, लेकिन ध्यान रखिएगा तय किए गए दिन के सूर्यास्त से पहले ही वो देना होता था। और ये चीज किसने लागू कराई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू कराई थी 1793 में, परमा सेटलमेंट। इस सेटलमेंट एक्ट में एक और चीज हो गई थी, जो जमींदार थे वो जमीनों के वास्तविक मालिक हो गए थे, ध्यान रखिएगा। यहां पर वो वास्तविक मालिक नहीं थे, किसान ही थे अपने मालिक इजारेदारी में, बस उनको टैक्स देना होता था। लेकिन यहाँ पे उनको काम भी करना पड़ रहा है, टैक्स भी देना पड़ रहा है, और वो अब अपने जमीन के मालिक भी नहीं है, वो अब अपनी ही जमीन पर किराएदार थे, क्योंकि वो अब जमींदार जो थे वो मालिक हो गए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था साउथ की तरफ चालू हुई,
जो उधर के किसान होते थे, जो फसल उगाते थे, उनको रैयत कहते थे। तो अंग्रेजों ने डायरेक्ट बिना किसी मीडिएटर के रैयत से सीधे कर वसूला डायरेक्ट, इसीलिए उसको रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया। और सबसे पहले शुरू किया था रीड ने 12 महल ने, और उसके बाद बड़े लेवल पर जो था वो थॉमस मुनरो ने शुरू किया 1820। उत्तर वाले एरिया में आते हैं, जब उत्तर भारत, यही उत्तर प्रदेश का एरिया अगर हम देखते हैं, झारखंड तो नहीं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इधर के एरिया में अगर देखते हैं, इलाहाबाद और ये सब जो एरिया था हमारा, जो अंग्रेजों में आ गया था अधिकार में, तो यहाँ पर गांव वाला सिस्टम चलता था, महल का सिस्टम चलता था, मतलब गांव पूरा मिलके खेती करता था। तो कोई पर्टिकुलर किसान की जमीन नहीं हुआ करती थी, कोई एक किसान उस जमीन का मालिक नहीं हुआ करता था, पूरे गांव का हुआ करता था। तो इसलिए गांव के मुखिया से ये चीज बनाई गई। गांव का मुखिया, जो भी किसी गांव का चौधरी हुआ करता था, कोई लंबरदार, कांटेक्ट किया इन लोगों ने, और फिर उन्होंने कहा कि पूरा गांव, पूरे गांव का एक सर्वे होता था। अच्छा, इतना बड़ा जमीन है इस गांव के अंदर, ठीक है, तय हो जाता था कि आप पूरा गांव मिलकर के जितना भी उपज करता है उसका 80 से 85%, 95% आपको कंपनी को देना है। सिंपल ये तय हो जाता था। तो क्योंकि गांव को महल बोला जाता था और महल से व्यवस्था की गई थी गांव से, इसलिए उसको महलवाड़ी कहा जाता है। किसने शुरू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में। क्लियर सबको? एवरीवन, कोई दिक्कत? फटाफट आप लोग 2 मिनट के लिए हम क्वेश्चन बोलते हैं, आप आंसर टाइप करते जाइएगा तुरंत तेजी से। चलिए बताइए, सबसे पहले रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? रैयतवाड़ी सिस्टम का शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? रैयतवाड़ी किसको जाता है? कैप्टन रीड को जाता है। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, रीड को जाता है, एकदम करेक्ट, सब लोग आंसर सही दे रहे हैं, रीड को जाता है। कहां से शुरू हुआ था? किस एरिया से शुरू हुआ था? किस एरिया से शुरू हुआ था? 12 महल से हुआ था, 12 महल से हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा सिस्टम शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा शुरू किया था सिस्टम? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा सिस्टम शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, हाई देखो लिख रहा है दूसरा वाला, ये देंगे तुम्हारा दिमाग से हो जाएगा, कह रहा है दूसरा वाला सर। नाम लिखो चुपचाप, एकदम गधे कहीं के। तो हम क्रम बदलते तो हो जाए तुम्हारा दूसरा वाला है, कहेंगे नहीं सर वो तो दूसरा नंबर से लिखाए हैं, बदलेगा कैसे, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट वाला शुरू किया। रैयतवाड़ी सिस्टम शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? रैयतवाड़ी शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? रैयतवाड़ी श्रेय किसको जाता है? रीड को, सही है, क्लियर है सबको? मुनरो नहीं, रीड को जाएगा, रीड को जाएगा। 1772 में जो भू राजस्व सिस्टम शुरू किया था वो कौन सा सिस्टम था? 1772 में जो सिस्टम शुरू था वो कौन सा सिस्टम था? इजारेदारी था, इजारेदारी था। किसने शुरू किया था? इजारेदारी किसने शुरू किया था? इजारेदारी किसने शुरू किया था? ठीक है, कौन सा ऐसा सिस्टम था जिसमें डायरेक्ट किसानों से टैक्स वसूल रहे थे अंग्रेज? कौन सा ऐसा सिस्टम था जिसमें डायरेक्ट किसानों से वसूल रहे थे? रैयतवाड़ी था। चलो, इसका मतलब आपको कंप्लीट हो गया। थैंक यू एवरीवन। आपको सिस्टम कंप्लीट समझ में आ गया कि क्या कर रहे हैं अंग्रेज, भू राजस्व के जो नियम लगा रहे हैं ये लोग, वो राजस्व सिस्टम क्या था इनका। 4 सिस्टम है। अब बीच बीच में अगर कहीं नाम आए, इसको याद रखिएगा, रिवाइज कर लो, दिमाग में बैठा लो, कॉपी ना खोलनी पड़े, क्योंकि जैसे ही आगे के टॉपिक चलेंगे इस सिस्टम के नाम बीच बीच में आएंगे। तो हमने चारों सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसको माइंड में बैठा लो। एक इजारेदारी सिस्टम शुरू किया था इन लोगों ने, एक इन लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था, तीसरा इन लोगों ने किया था आपका रैयतवाड़ी, और चौथा इन लोगों ने शुरू किया था महलवाड़ी। ये 4 सिस्टम के नाम आएंगे अभी, जैसे तुम गवर्नर पढ़ोगे, गवर्नर जनरल पढ़ोगे, सबके बीच बीच में आता रहेगा ये, इसलिए इसको आप अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए। चलिए खत्म करते हैं आज का, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे वाली जब भी क्लास होगी हमारी तो मैसूर युद्ध शुरू होगा हमारा, अंग्रेजों का मैसूर युद्ध।
क्योंकि जो 1772 का समय देख रहे हो ना, ये 1765 से बक्सर के युद्ध के बाद का, 1765 और ये 1800 के बीच का, ये सब युद्ध हैं। इसी के समय अंग्रेजों और मैसूर का भी युद्ध होगा, तो अंग्रेजों और मैसूर का भी युद्ध यही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आपका मैसूर युद्ध, अंग्रेजों और मैसूर का युद्ध, इसी समय पे। ओके, चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी। जितना टाइम बचा है, कितना बचा है, जो भी बचा है, पॉलिटी शुरू कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिटी शुरू किया जाए। ब्रेक चाहिए? अब ब्रेक क्या लोगे? ब्रेक व्रेक कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पानी वानी पीना है तो अपना पी लो बीच में, ठीक है। ब्रेक व्रेक का जो 1 घंटे में कौन सा ब्रेक तुम्हें चाहिए होता है भाई। चलिए, तो कल हम लोग क्या देख रहे थे? बजट, बजट देख रहे थे ना। हाँ, कहां पर हो गया था? हम लोगों ने वोटिंग और डिस्कस ये किया था। अच्छा हाँ, कट मोशन बताने वाले थे आपको। देखो यहां पर हमने एक बात बोली थी ना, कट मोशन लाया जाता है, और ये कट मोशन असल में विपक्षियों के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कट मोशन देख लीजिए क्या होता है। हमने बोला ना आपसे कि जब भी ये वोटिंग होती है तो क्या बोले थे, जब डिमांड्स ऑफ ग्रांट, जब डिमांड ऑफ ग्रांट्स मिनिस्ट्री से संबंधित जो स्कीम है उनके लिए जब पैसे की मांग की जाती है, तो एक रिपोर्ट बनाई जाती है, किसके द्वारा? स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। दोनों सदनों को भेजा जाता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो लोकसभा में इस पर वोटिंग होती है, लेकिन विपक्ष इस पर कट मोशन ला सकता है। कट का मतलब होता है पैसे कट करना। मतलब ये कहेंगे बजट आने वाला ना, भयंकर हंगामा होगा, देखना जरा। जब जिस दिन प्रेजेंट होगा, बजट सत्र में से शुरू हो गया है। आज कितनी तारीख है? 31 है ना। हाँ, तो अनाउंसमेंट हो जाएगा ऑफिशियल, और कल भाषण शुरू हो जाएगा उनका पहला 11 बजे। तो बजट सत्र तो आज ही से शुरू हो जाता है, कल पहली स्पीच हो जाएगी। तो हंगामा होगा, 100% होगा, ये हो ही नहीं सकता। और विपक्ष जो होगा, चाहे आप देखिएगा कल का जो होगा 1 फरवरी का, इसे मुद्दा बजट का नहीं आएगा। चुनाव है ना, अब बजट सत्र एक बड़ा सत्र मिल रहा है इनको चुनाव से पहले, गजब का हंगामा देखने को मिलेगा। और मुद्दा कुछ और आएगा इसमें, बजट छोड़ के सब आएगा मुद्दा। और जब अनाउंस हो जाएगा इतना पैसा इसमें, इतना पैसा इसमें, तब और मुद्दा आएगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा आएगा ये जो महंगाई वाला है, पैसे जो बढ़ रहे हैं, कि इस बजट में आप हमको क्या दे रहे हैं, कितना कम करें। क्योंकि बजट बहुत बड़ी चीज है, ये जो बजट, बहुत दबाव है सरकार के ऊपर इस बजट को पेश करने का। आप समझ नहीं रहे कितना बड़ा दबाव है। इसका इफेक्ट इनको चुनाव में पड़ सकता है। तो क्योंकि बजट में ही सारे पैसे एलोकेट होंगे, कौन सी स्कीम नया लाने वाले हैं, कौन सा टैक्स खत्म करने वाले हैं, सब इसी में डिफाइन होगा, ठीक है। तो कल होगा, देखते हैं कल वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अपने? निर्मला सीतारमन जी, ठीक है। तो जब ये पैसे की डिमांड की जाती है ना, जब कोई स्कीम, मान लो नई कोई स्कीम वो लॉन्च करने वाले, वो बताएंगे कि हम ये स्कीम लाने वाले हैं, तो पैसे की डिमांड करेंगे, बताएंगे वो इतने लाख करोड़ हमें इसके लिए है, इसके लिए इसके इस पे खर्च का प्रावधान किए हैं, इतना महिलाओं के लिए इतना देंगे, ये देंगे, ये सब होगा। तो अगर विपक्ष चाहे तो एक कट मोशन लाता है। कट मोशन का मतलब वो पैसे में कमी कर सकता है, वो ये कहेगा कि इतने पैसे की जरूरत क्या है। तो ये सब चीजें तो देखते हैं कि कैसे कैसे कट मोशन है। शॉर्ट में केवल समझिएगा कट मोशन किस तरह से होता है। तो कट मोशन क्यों लाया जाता है समझने की कोशिश करते हैं। डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स एक निश्चित अमाउंट से रिड्यूस करने के लिए प्राइवेट मेंबर लाते हैं। मतलब डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो है ना, इसमें जो कट मोशन है वो सरकार का मंत्री नहीं ला सकता, क्योंकि वो तो बजट वही प्रस्तुत ही कर रहे हैं, और सरकार ही प्रस्तुत कर रही है, तो वो क्यों लाएंगे कट मोशन।
तो कट मोशन वो लाते हैं जो मंत्री नहीं है, ठीक है ना, वो लोग लाते हैं कट मोशन। अब वो बताएंगे कि कितना पैसा कम करना है। तो अब एक पहला वाला है, जरा देखिएगा पहला वाला क्या होता है। इसको बोलते हैं टोकन कट मोशन। इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय 100 रुपीज। पॉलिसी कट मोशन। अमाउंट ऑफ डिमांड बी रिड्यूस्ड ₹1। हाँ, प्राइवेट मेंबर कट मोशन लाते हैं। अब आप ये समझिए कि जब ये कहा जाता है कि इतना पैसा क्या करोगे इस स्कीम के लिए, इतना बेकार, ₹1 सही है इस मोशन के लिए, मतलब इस स्कीम के लिए ₹1 ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर कहेगा भैया कट करके इस पैसे को ₹1 कर दो। तो अगर आप ₹1 करवा रहे हो किसी स्कीम के लिए, तो ₹1 में कौन सी स्कीम चलेगी भाई? मतलब कौन सा नियम ₹1 के लिए होगा? तो इसका मतलब कि सीधे आप उस पॉलिसी को, सरकार कोई पॉलिसी लाने वाली है और पॉलिसी को आप कहते हो कि बहुत पैसा आप दे रहे, मान लो 1 लाख करोड़, तो वो कहते हैं 1 लाख करोड़ की क्या जरूरत है, ₹1 बहुत है। सरकार को इतना क्या करोगे, 1 लाख करोड़ रुपए, इतना खर्च करोगे मतलब भ्रष्टाचार करोगे। तो अब ₹1 में क्या होता है भाई, पॉलिसी कट हो गई, इसका मतलब पॉलिसी चलाना ही नहीं चाह रहे आप सोच रहे हैं कि एक खत्म ही हो जाए, मतलब ये है। दूसरा वाला एक होता है टोकन कट मोशन, ₹100 तक का, मतलब ये खाली बस नीचा दिखाने के लिए आता है सरकार को कि भैया ये है देखो, हम आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ₹100 में कौन सी स्कीम चल जाएगी और ₹1 में कौन सी स्कीम चल जाएगी। बस ये अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, नाराजगी कि हम आपसे नाराज हैं, मतलब हम ये चाहते हैं कि आप ये स्कीम ना चलाएं, बस ये है, एक नाराजगी व्यक्त करने का तरीका है। ठीक है, होता कुछ नहीं है, ये कटवट मोशन पास नहीं होते हैं, क्योंकि लोकसभा में आना है, लोकसभा में उनकी सरकार ही नहीं है, लोकसभा में जिसकी सरकार है वो पास करा ही लेगा, वोटिंग उसी को मिलेगा। तो बस ये दिखाना, अब ये चल रहा है, ये खत्म भी नहीं हो रहा, ये अधिकार है अभी भी। तो यही क्वेश्चन उठता है कि भाई क्यों अधिकार दिया है, जब ये कुछ लागू ही नहीं होना है तो ये क्यों फर्जी मजाक बनवा रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि भैया इससे हमें ये पता चलता है कि नाराज है सांसद सदस्य, मतलब सदस्य नाराज है। अरे तो रहने दो नाराज, क्या होता है, रहेंगे नाराज रह के वो करेंगे क्या। तो कहते हैं नहीं लोकतंत्र है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितने लोग सरकार के उससे खुश हैं और कितने नाराज हैं, हमें ये पता चलता है। उन्होंने कहा ठीक है, इसलिए चल रहा है, तो आज भी ये लाया जा सकता है कट मोशन उनके द्वारा, ठीक है ना। तो ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स हमने देखा। तो अभी हमने आपसे बात की, डिमांड ऑफ ग्रांट्स वो होता है, वो पैसा होता है जो सरकार को मतलब चाहिए होता है अपनी स्कीम को चलाने के लिए। अपनी जो सरकारी स्कीम लाते हैं, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, रोजगार से रिलेटेड हो, ठीक है, और किसी के मतलब अस्पताल के लिए हो, कुछ भी हो, तो वो जो पैसा उन्हें डिमांड करते हैं उसी को डिमांड कहा जाता है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आप हमें समझिए, हम कुछ और चीजें देखते हैं इसमें। आप कुछ चीजों को समझने की कोशिश करें। अन्य सरकारी व्यय,
भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अलावा देखिए, एक तो व्यय होता है वो भारित व्यय। देखो बार बार अब भारित व्यय हम लिखवाएंगे नहीं, आप एक बार वो कर लो, हम याद करने का तरीका बताए आपको। भारित व्यय उसे कहते हैं जो सैलरी दी जाती है, कई बार बता चुके हैं। संचित निधि से जो सैलरी दी जाती है, संचित निधि से जो सैलरी दी जाती है, जो सैलरी दी जाती है, ये सब दी जाती है, वो कहलाता है भारित व्यय। तो क्या सरकार हमेशा संचित निधि से पैसा भारित व्यय के लिए निकालती है, ऑलवेज सैलरी के लिए? नहीं, बहुत सारी स्कीम है सरकार की जिसको चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, उसे ही अन्य सरकारी व्यय कहते हैं। तो एक व्यय है जो भारित व्यय है, तो भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय के अलावा जो भी व्यय है उसे कहते हैं। तो जो भी अलग से व्यय होगा इस सैलरी वगैरह देने के बाद, उसे अन्य सरकारी व्यय कहते हैं। ठीक है, कोई बताएगा अनुच्छेद 112 में क्या बताया था हमने? आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 में क्या बताया था? आर्टिकल 112 बजट के बारे में बताया था। आर्टिकल 112 आर्टिकल 114, आर्टिकल 114 आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक के बारे में बताया था। एप्रोप्रिएशन बिल, अगर संचित निधि से पैसा निकालना है तो एप्रोप्रिएशन बिल। अनुच्छेद 113 में क्या है? प्रत्येक अनुदान की मांग, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, राष्ट्रपति की अनुमति से ही की जाएगी। नोट कर लीजिए 13। अनुच्छेद 113 कहता है कि प्रत्येक अनुदान, जो भी सरकार को पैसा चाहिए और जो भी पैसा उसे निकालना है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं निकालेगा। ये है 113 में। तो 112 में है आपके बजट के बारे में, जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 113 में है कि अगर कोई भी डिमांड है सरकार की और उसको पैसा चाहिए तो पहले राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी, तभी वो पैसा निकाल सकता है। संचित निधि से कुछ भी अगर निकालना है तो वो उसकी अनुमति से ही निकाली जाएगी। 114 में एप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि अगर आपको राष्ट्रपति की अनुमति मिल भी जाती है तब भी पैसा निकालने के लिए एक बिल चाहिए होगा, उसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। वो 114 में है। तो 112 में बजट है, ठीक है। 113 में राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, ठीक है। 114 में पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक। हो गए तीनों क्रम से। बजट में सारे प्रावधान होंगे, बजट में सारे प्रावधान होंगे कि क्या क्या चाहिए, पैसा कितना चाहिए। अब आप राष्ट्रपति की अनुमति मांगेंगे, भैया हमें राष्ट्रपति जी इतना पैसा चाहिए, तो राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है हम अनुमति दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको संचित निधि से निकालने के लिए फिर एक बिल लाना पड़ेगा, विनियोग विधेयक। इसलिए सब तीनों एक क्रम से हैं, 112, 13, 14, ठीक है। तो 12 में हम लोगों ने देख लिया 112 में बजट के बारे में, जिसमें प्रावधान होगा किस स्कीम के लिए कितना पैसा। उसके लिए फिर आप जाएंगे राष्ट्रपति के पास, अनुमति मांगेंगे, राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे, फिर आप एक बिल लेके आएंगे एप्रोप्रिएशन बिल, तब जाके आपको मिलेगा ये। क्या हमारी बात समझ में आई?
तीनों बिल को शॉर्ट में टाइप कर दीजिए जरा, जैसे हमने शॉर्ट में बताया, बहुत लंबा नहीं, छोटा छोटा सा। 112, 13, 14 एक साथ। चौदह में बजट नहीं है भाई, जिनका 14 लिख रहे हैं वो गलत है। 12 में बजट है, 13 में प्रेसिडेंट की अनुमति है पैसा निकालने के लिए, और 14 में अप्रोप्रिएशन बिल है सर। डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स के लिए प्रेसिडेंट की अनुमति, अप्रोप्रिएशन बिल शाश्वत। ठीक है देवेश, बजट, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, अप्रोप्रिएशन बिल। बजट, प्रेसिडेंट से डिमांड ऑफ ग्रांट्स और अप्रोप्रिएशन बिल। चंद्र प्रताप, बजट, अप्रोप्रिएशन बिल, वेरी गुड, एकदम सही है। यानी आप समझ गए, यानी हम आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही जानना था, क्योंकि अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, तीनों समझ तो लिए, लेकिन एक हमारा बिल्कुल देखो कॉन्सेप्चुअल चीज समझा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी एक कॉन्सेप्चुअल है। हिस्ट्री तो कहानी है, आप हिस्ट्री को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। पॉलिटी एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। पॉलिटी एक साइंस है, ठीक है, उसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो जिस तरह से साइंस के लिए कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी तरह से पॉलिटी में भी कॉन्सेप्ट होते हैं। देखो क्या चीज होती है कि अगर हम लोग ये समझें, 1 अप्रैल देखो हम आपको ये बता रहे हैं, बजट स्पीच हुई, 1 फरवरी को बजट स्पीच आती है, बजट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये लागू कब होता है? फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? क्या 1 फरवरी से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है? नहीं, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से। अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल का जो पहला दिन होगा वहां से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। हम एक एग्जांपल लेके ले चल रहे हैं कि 1 अप्रैल 2021 को फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ये जो रहेगा, ये फाइनेंशियल ईयर कब तक लागू रहेगा? तो ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से कब तक चलेगा? 31 मार्च 2022। मतलब पिछला वाला जो बजट है वो अभी 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। हेलो, यदि ये समझ में आ रहा है तो बताओ हमें। पूरे साल के लिए होता है ना, तो अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो पिछला वाला ही चल रहा है, लेकिन बजट का अनाउंसमेंट हमारा फरवरी में हो जाएगा, लेकिन वो लागू नहीं होगा। इस अभी जो बजट का अनाउंसमेंट होगा वो अप्रैल में लागू होगा, 1 अप्रैल 2022 से। तब तक हमारा यही चलेगा 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक इन्होंने बजट को अनाउंस किया, वो पीछे वाला, ठीक है। तो क्या हुआ, कोई भी बजट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। तो हमने मान लिया यहां से यहां तक ये वैलिड है कि हमारा जो बजट है वो 1 अप्रैल 31 मार्च से है, ठीक है। नेक्स्ट बजट एक अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा, और ये कहां तक चलेगा? इकतीस मार्च 2023 तक। देखो अभी वाला जो हमारा चल रहा है वो 1 अप्रैल को हुआ था 2021 में लागू, और ये 31 मार्च तक रहेगा। लेकिन 1 अप्रैल से हमारा ये जो बजट अभी अनाउंस होगा
वो लागू होगा 1 अप्रैल 2022 से, और वो कहां तक चला जाएगा? 31 मार्च 2023 तक। ठीक है ना? एक फरवरी 2022 को नेक्स्ट ईयर का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर का बजट प्रस्तुत होगा। तो 1 फरवरी को यानी कि कल ही हमारा ये 23 वाला बजट प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि हम लोग क्या क्या करेंगे इसमें। ठीक है ना? और आपको बताएं, जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है, एप्रोप्रिएशन बिल 2022 अप्रैल तक ही लागू पास हो पाता है। इस दौरान सरकार के पैसों की जरूरत कैसे पूरी होगी? इस दौरान सरकार के पैसों की जरूरत कैसे पूरी होगी? इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए संविधान ने लोकसभा को पावर दी है कि इस दौरान इस समय के लिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए संविधान ने लोकसभा को पावर दी है कि इस समय के लिए एडवांस ग्रांट लिया जा सकता है। इसे वोट ऑन अकाउंट नोट करिए, फिर हम समझाते हैं क्या है ये पॉइंट। 116 में ये बात डिफाइन है, 116 में।
नोट हुआ? राइट डाउन कर लिए सब लोग? चलिए आप जरा एक बात को समझने की कोशिश करेंगे, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। हम आपको इसके बारे में समझाना चाह रहे हैं। ये एक्चुअल में हम आपको 116 आर्टिकल बता रहे हैं, आर्टिकल 116 बता रहे हैं कि ये क्या है। इसके लिए हमने इतना एग्जाम्पल लिया है जिससे समझ में आए, नहीं तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आता, आप इसको रट लेते। फिर आर्टिकल 116 जो है, जिसको कहा जाता है कि इसके बारे में लेखानुदान के बारे में बताया गया, वोट ऑन अकाउंट के बारे में बताया गया। आखिर लेखानुदान क्या होता है, ये वोट ऑन अकाउंट क्या चीज है जो 116 में डिफाइन है। तो हमारी बात समझने की कोशिश करना। हमने आपसे कहा कि बजट में कोई भी अगर स्कीम है या कुछ भी है और सरकार को पैसा चाहिए, तो उस पैसा के लिए उसको राष्ट्रपति से अनुमति चाहिए, चाहिए कि नहीं? 113 के अनुसार, तभी तो संचित निधि से पैसा निकाल पाएंगे। और केवल अनुमति से पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि 114 में एक और प्रावधान है कि एक बिल लाना पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। हेलो, ठीक है, तो विनियोग विधेयक लाकर ही आप निकाल सकते हैं पैसा। तो अब आप हमें ये बात बताइए कि जब ये बजट यहां से यहां तक अनाउंस हुआ होगा, तो सारा पैसा इस समय के लिए रहा होगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ठीक है, तो वो पैसा यहां तक है। और जो पैसा निकालने वाला बिल है, एप्रोप्रिएशन बिल, ये जो पैसा निकालने वाला बिल होता है जिससे पैसा निकाल सकती है सरकार, वो अप्रैल के अंत में ही पास हो पाता है। अप्रैल के अंत में ही वो पास हो पाता है, इससे पहले वो पास हो ही नहीं पाता। मतलब अनाउंस भले आप 1 फरवरी को कर दीजिए बजट कि इतना इतना पैसा चाहिए हमें, इस स्कीम के लिए इतना इतना चाहिए, लेकिन आप निकाल नहीं पाएंगे पैसा, क्योंकि वो बिल फरवरी में पास ही नहीं हो पाएगा। वो बिल जाकर के पास होता है अप्रैल के अंत में। तो फरवरी पूरा जाएगा, मार्च पूरा जाएगा, और अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है तब जाके वो बिल पास हो पाता है, तब सरकार पैसा निकाल पाती है। और पिछले साल जो अनाउंस हुआ होगा वो 31 मार्च को पैसा खत्म हो गया होगा, क्योंकि वो इसी साल के लिए बजट था। तो आप हमें ये बताइए, ये 1 अप्रैल से लेकर जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल का मंथ, इस दौरान सरकार काम कैसे करेगी? क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा तो पैसा निकाल नहीं पाएगी, और एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो अप्रैल के अंत में पास होता है। पिछले साल का जो पैसा था वो 31 मार्च तक खत्म कर दिया जाएगा। तो 1 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल के बीच का जो समय है ना, इस दौरान बहुत क्रूशियल स्टेज होती है सरकार के लिए। क्यों? क्योंकि इस समय इनको पैसा मिल नहीं पाता। तो दिक्कत थी, क्योंकि ये संविधान निर्माताओं ने समझा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इस 1 महीने में फिर क्या करेगी सरकार, क्योंकि पिछले साल का पैसा खत्म हो चुका होगा, ठीक है ना। अरे निकाल नहीं सकते भैया, फरवरी में पैसा ज्यादा निकालने से वो मेंशन होता है, 1 रुपए तुम इधर से उधर नहीं कर सकते, उसके लिए बिल लाना पड़ता है। भ्रष्टाचार नीचे लेवल से होता है, वहां से नहीं भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार नीचे लेवल से शुरू होता है। पैसा निकालने में भ्रष्टाचार नहीं होता, पैसे को बांटने में होता है। जब पैसा निकल जाता है, जब लोगों को दिया जाता है, तो भ्रष्टाचार वहां से शुरू होता है। निकालने के लिए तो तुम्हें 1-1 रुपए निकालने के लिए बिल प्रस्तुत करना पड़ेगा, वोटिंग करानी पड़ेगी, 1 रुपया नहीं निकाल सकते बिना वोटिंग के। वो जब पैसा निकल जाता है उसके बाद चीजें गड़बड़ होती है। तो वो जब ये होता है, तो ये 1 महीने के दौरान वो काम कैसे करेगा, इसीलिए इन लोगों ने कहा एक और प्रावधान कर देते हैं। उन्होंने आर्टिकल 116 में एक प्रावधान किया वोट ऑन अकाउंट का, मतलब एडवांस पैसा, सिंपल भाषा समझो। जैसे आप सैलरी वाले लोग हो और बढ़िया आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, 20,000 आपकी तनख्वाह है, ठीक है, मंथ में, और सब कुछ ठीक चल रहा था, 3-4 महीने तक आपने जॉब किया, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से आपकी डिमांड बढ़ गई और आपने अगले महीने 5वें महीने 3-4 गर्लफ्रेंड बना ली, और जैसे ही आपने 3-4 गर्लफ्रेंड बनाई, बस हो गया आपका काम। वो जो 20,000 थे आपके वो निपट गए। पता चलता था कि 31 तक हम लोग सबको संभाल लेते थे, पता चला 15 तारीख को पैसा खत्म। अब गिड़गिड़ा रहे हैं अपने साहब के सामने जाके, साहब अगला 15 दिन कैसे निकाले? वो कहे का हो गया? कहते आप समझ नहीं रहे, हम बता भी नहीं सकते और पैसा भी चाहिए। कहते अच्छा ऐसा। तो अब इस तरह से समझाना पड़ता है। तो अगर ठीक है, आपका मालिक आप ही की तरह का हुआ, थोड़ा सा समझ रहा है, आपको उसी परिस्थिति से गुजरा है, तो ठीक है, वो कहेगा हाँ भाई बिल्कुल जेन्युइन है,
देते हैं तुमको एडवांस पैसा, तब तक तुम समझो। दे देगा एडवांस भाई 10,000, जो जितना होगा 10,000 दे देगा, अगले वाले मंथ की सैलरी में काट लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? होता है ना, ये यही है। तो सरकार को जब जरूरत पड़ेगी तो क्योंकि वो बिल पास होने में बहुत टाइम लगता है, तो इस दौरान उसको एडवांस मिल जाता है। तो 116 आर्टिकल उसको एडवांस देने की बात करता है। तो उसी को एक प्रकार से हम लोग कहते हैं कौन सा, वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान 116 के अंतर्गत, कि 31 मार्च तक जो खत्म हो चुका है और जो अप्रैल मंथ के लिए हमें पैसा चाहिए, तो ये लोकसभा को अधिकार दिया गया है, सरकार को नहीं दिया गया है, लोकसभा को दिया गया है। लोकसभा को ये पावर दी गई है। ये लोकसभा कहेगी कि ठीक है हम अपने बिहाफ पर पैसा निकाल रहे हैं, और फिर वहां से निकाल करके सरकार को दे देगी। अरे तो लोकसभा में पावर किसकी है? सरकार की है, जो बैठा है वहां बहुमत, तो एक प्रकार से वो है। तो लोकसभा मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंट ही हो गया आपका। तो लेखानुदान समझ में आया सबको क्या है ये 116 आर्टिकल? क्लियर हो गया? वोट ऑन अकाउंट ये तब होता है जब पैसा अनाउंस तो हो गया है लेकिन आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा तब तक आप संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते। और एप्रोप्रिएशन बिल पास होते होते अप्रैल का एंड हो जाता है। तो जो अप्रैल का मंथ है उसमें सरकार काम कैसे करेगी? तो उस दौरान उसे एक एडवांस चाहिए होता है, जिसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, लेखानुदान। तो लोकसभा को पावर दी गई है कि वो ऐसा कर सकती है। राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं होगा। राष्ट्रपति की अनुमति तो चाहिए होती है, लेकिन इस मामले में लोकसभा को पावर दी गई है। अगर वो चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति ना भी ले, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये लोकसभा को पावर दे दी गई है, ठीक है ना। बट वो ऐसा करते नहीं है, जनरली वो राष्ट्रपति से अनुमति लेते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति से अनुमति लेके ही करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बात आपसे की और कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया 2-3 आर्टिकलों का। एक आर्टिकल हमने आपको 112 समझाया, 113 समझाया, 114 समझाया, 116, 115 हम बता देंगे जहां पर उसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी आपको हमने 4 आर्टिकल के बारे में अच्छे से क्लियर करा दिया है, ठीक है। और आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई, सब बजट से रिलेटेड है। समझ में आ गई सबको अच्छे से? ठीक है, चलो तो इतना ही रखते हैं आज, क्योंकि अब क्लास लेट हो गई थी, क्योंकि रीजनिंग भी है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना पढ़ाते जा रहे हैं वो रिवाइज करते रहो स्टूडेंट, आपका कल्याण हो जाएगा। आप जल्दी हम आपको सिलेक्ट होते देखना चाहते हैं, और ठीक है ना। चलिए बढ़िया है, पढ़ते रहिए सभी। और जितना पढ़ा दिए अगर तुम इतना भी तैयार कर लोगे ना, तो तुम्हारे अगर 7-8 क्वेश्चन आते हैं तो 3-4 तो तुम बना ही लोगे, 4 तो अभी तक बन जाएंगे अगर इतना रट लिया तुमने, जितना पढ़े होगे। 3-4 क्वेश्चन तो तुम्हारे वैसे ही बन जाएंगे।